नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है संजय राउत का। या संजय राउत का आज एक बुक लॉन्च हुआ है जिसमें उन्होंने जो है शीर्षक दिया है नरकाचा स्वर्ग, यानी कि नरक के अंदर स्वर्ग कैसा होता है वो दिखाया है, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति के ऊपर। उन्होंने बीजेपी के कई मंत्रियों के अंदर फोकस किया है, एकनाथ शिंदे को भी किया है, अमित शाह को भी फोकस किया है। तो सबसे पहले हम आज जानने की ये कोशिश करेंगे कि संजय राउत का जो किताब, जो जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने जेल में बैठ के जो है, जब उनको जेल हुई थी तो उन्हें जेल के अंदर से ये बुक लिखा हुआ है और उसको आगे मॉडिफाइड करके इसको आज लॉन्च किया गया है। काफ़ी चर्चा में है ये किताब, काफ़ी चर्चा में है क्योंकि संजय राउत तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं। सुबह का भोंगा उनका फेमस है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ कहते हैं संजय राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे कहते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस होती रहती है। तो हम आज चर्चा करेंगे खासकर उनकी किताब के ऊपर जो इस समय चर्चा का माध्यम बना हुआ है। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम मिश्रा जी से यही जानने की कोशिश करेंगे संजय राउत का जो राजनीति है और उनका जो कैरियर है और उनका जो अभी एक किताब लॉन्च हुआ है, कुल मिलाकर क्या संकेत देता है कि राजनीति में जो इस तरह की जो घटनाएं होती है या जो दोस्ती दुश्मनी होती है कितना जायज होती है और क्या होना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे सर संजय राउत की किताब के बारे में? उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, नाम दिया है नरकाचा स्वर्ग, यानी कि जेल के अंदर तो नरक ही होता है, लेकिन नरक के जेल नाम दिया। पतरावाड़ा चाल के आरोप में वो जेल में गए। सीधी सी बात है, जेल में जाना ही था क्योंकि काम ही ऐसा किए थे। हाँ, इसको दोस्ती कहेंगे कि दुश्मनी कहेंगे ये अलग बात है। राजनीतिक उस समय 2019 में जिस तरह से भूमिका उनकी थी महायुति को तोड़ने की, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की जो भूमिका उन्होंने अदा की थी, उसका बदला लिया गया था जेल में डालने के लिए या कुछ और था? क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर भी कहा था कि उनका फोन आया था और जेल जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर बात करूं, क्या ऊपर मतलब अमित शाह से बात करूं तो तुम्हारी जेल नहीं होगी। ये सब भी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए संजय राउत के बारे में, देखिए आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता से हम लोग लगभग 28 से 30 साल से जुड़े हैं। हमने भी संजय राउत की पत्रकारिता को बहुत नज़दीक से देखा है, शुरुआती दिनों से जिस तरह से लोक प्रभा, लोक सत्ता आदि से होते हुए वो सामना के संपादक बने और माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का उन्होंने विश्वास हासिल किया। देखिए लेखन जी अपनी जगह है, तथ्यात्मक लेखन, सटीक लेखन अपनी जगह है। और एक बोलते हैं ना, लेखक कई तरह का होता है। लेखक इस तरह का है कि भाई सामने से जिसको अगर उस कहते हैं ना, उसकी पूरी एक आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो निचोड़ निकाल ले, उसका एक तरीके से कहा जाता है। तो संजय राउत केवल चर्चा में रहने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे लेखक हैं उस तरह से, उनको उपन्यासकार की भी संज्ञा दी जा सकती है। संजय राउत ने जेल में गए, जेल से ही उन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है, या जेल के जो अनुभव रहे उन्होंने उसमें नाम भी गजब का दिया है कि भाई कि हेल में मतलब नरक में जो स्वर्ग की तरह जो उनकी भूमिका, या जो भी कहें। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि संजय राउत जो हैं जानबूझकर ये सारी चीज़ें लिखते हैं, चर्चा में रहते हैं, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन उसको इतनी ज़्यादा चर्चा संजय राउत की किताब को दी जाए, या वो खुद इसको आगे बढ़कर इस तरीके की चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करते हैं, सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चर्चा में रहे, ये स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। अभी उन्होंने इसमें बहुत सारे आरोप जो हैं सीधे सीधे घसीट दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने इसलिए मदद की, या शरद पवार जी ने उनकी मदद की। ये तो जग जाहिर है कि शरद पवार जी जब केंद्र में कृषि मंत्री थे और मंत्री थे, तो उस समय मुख्यमंत्री जब थे
प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उस समय बड़ी मदद की थी। वाकई में शरद पवार की तो ये भूमिका रही है। देखिए शरद पवार जी को इसीलिए थोड़ा सा अजात शत्रु की संज्ञा दी पवार जाती साहब है। आने वाला कल देखते हैं। हाँ, आने वाला आज नहीं देखते हैं, बीतरा कल नहीं देखते, वो आने वाला कल देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा, उनको पता था कि मोदी जी आज नहीं कल पीएम बनेंगे, और वो हमारी ये क्षमता तो उनमें है, ये क्षमता उनमें है कि वो देखते हैं, वो लोगों को समझने की उनको एक अच्छी, उनको ईश्वर ने एक जो है ना उनको बुद्धि दी है कि पवार चीजों को अच्छी तरह समझते बूझते हैं, राजनीति को भी समझते। वही गेम उन्होंने 2019 में किया था। बिल्कुल संजय राउत को पकड़ो और सरकार बनाओ। तो ये सारी चीजें संजय राउत जो कह रहे हैं वो कुछ नई चीजें नहीं है, कुछ चीजें संजय राउत ने लाई होगी। मैं तो बस आपके सामने कहना चाहता हूं, ये 20-25 साल पुरानी बात है। एक ऐसा भी समय था कि अपने निजी कार्य के लिए संजय राउत आके तत्कालीन जो जिला प्रमुख थे आनंद दिघे जी, जिनके ऊपर बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसैनिक जिन्हें मानते हैं, अपना एक आदर्श मानते हैं, आनंद दिघे जी के पास भी अपने निजी कार्यों के लिए आके वो रोए थे। अब वो चीजें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं कि नहीं लिखी है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सारी बहुत सारी चीजें उनके साथ भी हुई हैं, घटनाएं ऐसी हुई हैं संजय राउत के साथ। और वो कहते हैं जैसे ईडी का है, उनके परिवार को परेशान किया, तो सब जस्ट सामने आपने जैसे कहा कि आपने गलत किया है तो उसकी सजा मिलेगी, और उसमें किया गया है, ठीक है, वो साबित होता है नहीं साबित होता है, लेकिन वो हुआ है। वही नहीं, कई लोग जेल गए आए, बाकी सारी चीजें। तो बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और जिस तरीके का वो भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरीके का वो एकदम घेरे में लेने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भी एक कहा जाता है नहीं भाई कि दुश्मनी उतना ही कीजिए कि जब अगर कभी सामने मिलने का मौका मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन वो शर्मिंदा होते हैं, आलोचना के शिकार होते हैं, और उनका केवल एकमात्र इसमें उद्देश्य है ये किस तरह हम चर्चा में ज्यादा से ज्यादा रहें। लेकिन अब राजनीति की इतनी दशा दिशा बिगड़ चुकी है कि उसमें इसने लोगों को समेट लेते। अब उसमें चर्चा शुरू हो गई है, बीजेपी के नेता उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, पुस्तक पे रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं? मतलब अपने आप को किसी न किसी तरीके से चर्चा में रहना है, उनको चर्चा में रहना ही एकमात्र उद्देश्य संजय राउत का है। संजय राउत ने काफी कुछ हासिल किया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे का विश्वास हासिल किया, उनके नाम पे संपादकीय लिखी, उनके इंटरव्यू लिए, बाकी राजनीति में बहुत तेजी से आए। उद्धव ठाकरे का भी विश्वास उन्होंने हासिल किया। तो सांसद हैं, इसकी लगातार वो सांसद हैं, लगातार एक तरीके से सत्ता सुख भोग रहे हैं। लोगों को तो यहाँ कहा जाता था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा था। हाँ, एक समय था कि मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा था कि एकनाथ शिंदे जी वगैरह उनके लिए कुछ कोई मायने नहीं रखते थे, वो इतने ऊंचे बन चुके थे, इतना मतलब उनका किचन कैबिनेट से लेकर उद्धव ठाकरे की आंख कान बन चुके हैं। और उद्धव ठाकरे की को इन परिस्थितियों में लाने का पूरा श्रेय संजय राउत को जाता है। आज देखिए, आप शरद पवार की बात होती है ना, शरद पवार जी का क्या बिगड़ा है? उनके भतीजे या उनका परिवार अपनी जगह है, सत्ता में, उनका सब चल रहा है, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके सत्ता में हैं। लेकिन बिगड़ा तो इस समय उद्धव ठाकरे बोलते हैं ना, धन से भी गए और धर्म से भी गए। अगर बीएमसी चली जाती है अगले 4-6 महीने चुनाव में, तो कुछ नहीं बचेगा यूबीटी के पास, उभाटा जिसको कहा जाता है, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। दोनों श्रेय जाएगा संजय राउत, श्रेय जाएगा संजय राउत को, और दोनों पैदल हो जाएंगे। भले संजय राउत चिल्लाते रहे, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। संजय राउत का भी राज्यसभा भी खतरे में हो जाएगा फिर आगे। बिल्कुल वही सारी चीजें। और मुझे ये समझ में नहीं आता, सारे खतरे को भागते हुए भी और खतरा मोल लेना चाहते हैं इन सब पुस्तकों के। आप मोदी को और शाह को गालियां दे के या कुछ कह के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप राजनीति अगर समान रूप से करेंगे, कुछ वैचारिक राजनीति करेंगे, विचारों की बात करेंगे, तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि संजय राउत को कोई, और मीडिया में भी ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि भाई 2-4 दिन 10 दिन इसकी चर्चा चलेगी, बाद में बीजेपी को भी एक मौका मिल जाएगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को संजय राउत के खिलाफ बोलने का, संजय राउत को भी एक मौका मिलेगा कि वो भी उनके खिलाफ बोलते रहेंगे, कुछ मिलेगा। लेकिन इसका कुछ ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं हो सकता है, कुछ ज्यादा मीडिया को मसाला मिल जाएगा, और पुस्तकें थोड़ी उनकी पुस्तक की चर्चा हो जाएगी कि भाई संजय राउत ने पुस्तकें, संजय राउत ने इसके पहले भी कुछ बहुत सारे कांड और बहुत सारे चीजें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, इतनी संपादकीय। सामना, एक समय सामना ऐसा था कि सामना देखा जाता था, सामना अखबार ने क्या छापा है, मतलब सामना हेडलाइन बनती थी, एक तरीके से हेडलाइन बनती थी, जो आपने कहा कि वो उनका मत प्रदर्शित होता था, किसका? बाला साहेब का मत प्रदर्शित होता था।
था, उसमें संजय राउत का कोई बहुत बड़ा, लेकिन संजय राउत उसके पीछे रहते थे, इसमें नो डाउट, भाई मेहनत वही करते थे, तैयार वही करते थे, लेकिन उसमें मत किसका प्रदर्शित होता था? संजय। इसीलिए अब भी अगर संजय राउत कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता संजय राउत, ये सारा का सारा ठिकरा जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर फोड़ा जाता है कि ये संजय राउत बोल रहे हैं, मतलब उद्धव ठाकरे ही। कुल मिला के क्या कहेंगे, जो ये बुक उन्होंने लिखा है उससे उनको क्या फायदा होगा, उनसे क्या नुकसान होगा? वो चर्चा में कुछ दिन रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या उनका की छवि को या संजय राउत जी की छवि पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। छवि नुकसान क्या होगा? नुकसान तो देखिए राजनीतिक रूप से तो इस समय नुकसान में चल ही रहे हैं। आगे वही हमने कहा ना कि आगे बीएमसी के चुनाव है, आगे और नगर पालिकाओं के चुनाव है, तो इससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। और आप देख रहे हैं कि इस समय जैसे शरद पवार जी की बात है, अब देखिए वो चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों आपस में, तो इनका क्या लाभ होने वाला है? कांग्रेस के नजदीक जाने से भी इनका कुछ फायदा, अगर कांग्रेस अगर चाहेगी, दोनों मिलकर अगर लड़ेंगे बीएमसी का इलेक्शन, तो हो सकता है कुछ फायदा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी। जिस तरीके के इनके बोल हैं, जिस तरीके की इनकी धारणाएं चल रही हैं, इनके ही नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस के ही, कि इंडिया गठबंधन का कोई वो प्रत्यक्ष नहीं रह गया है कि इंडिया गठबंधन की कोई अब इस समय, इंडिया गठबंधन छोड़ तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, उसका भी कहाँ हो? नहीं, तो वही इंडिया गठबंधन में जो शामिल है, शरद पवार जी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बाकी और पार्टियों की स्थिति तो बची यूबीटी और कांग्रेस। अगर यूबीटी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब गठबंधन की स्थिति में है और वो गठबंधन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इनकी पुस्तक का 2-4 दिन ये चर्चाएं चलेंगी और इस पुस्तक का पटाक्षेप इसी तरीके से होगा कि भाई आया राम गया राम वो करेंगे और चर्चा में कुछ दिन करें। लेकिन इससे क्या है, थोड़ी सी खाई जो है बीजेपी और यूबीटी के बीच और भी बढ़ेगी, और इसका फायदा जो है मैं समझ सकता हूं कि बल्कि शिवसेना को इसका ज्यादा फायदा होगा। एकनाथ शिंदे जी को भी और कुछ कहने का मौका मिलेगा, वो और कहेंगे। बाकी पार्टियां जो हैं ये बिखराव की स्थिति जरूर बनने वाली है इसमें। धन्यवाद मिश्रा जी आपकी इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम चर्चा यही कर रहे थे कि संजय राउत का जो किताब आज विमोचन हुआ है, नरकाचा स्वर्ग, मराठी में है फिलहाल, उसके बारे में कि इससे क्या उनकी राजनीतिक फायदा होगी या उनकी और नुकसान होगा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तो लगातार लग ही रहे हैं कि शिवसेना की आज जो हालत हुई है वो संजय राउत की वजह से हुई है। शिवसेना की जो हालत हुई है 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बनने की वजह से हुई है। तो ये सब जो आरोप लगे हुए हैं, इस आरोप को और कितना बल मिलेगा वो एक पुस्तक में लिखा हुआ है। हालांकि पुस्तक में उन्होंने खासकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पोल खोलने की कोशिश की है, एकनाथ शिंदे की पोल खोलने की कोशिश की है, अमित शाह की पोल खोलने की कोशिश की है, लेकिन इस पोल खुलने से लोगों की क्या धारणाएं बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये पोल खुलने से जो है संजय राउत को या उद्धव ठाकरे को कुछ फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।